दोस्तों अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंक में पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर कैसे बने। दोस्तों आजकल बैंकिंग जॉब का बहुत क्रेज है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने आईबीपीएस की एग्जाम दी थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग जॉब के लिए युवाओं में कितना क्रेज है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि आईबीपीएस पीओ एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितनी बार आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, आयु सीमा क्या होती है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, पीओ बनने का करियर ग्रोथ कैसा होता है, सैलरी कितनी मिलेगी। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। अगर हम आयु सीमा की बात करें तो आपको बता दें कि जनरल कैटेगरी के लिए 20 से 30 साल, ओबीसी के लिए 20 से 33 साल और रिजर्व कैटेगरी के लिए 20 से 35 साल। अगर आप एक सर्विसमैन या जम्मू कश्मीर के निवासी है तो अधिकतम आयु सीमा 35 साल और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो आयु सीमा 40 साल तक है आपके लिए। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट किया हुआ आवेदक इसमें अप्लाई कर सकता है, चाहे आपका बैकग्राउंड साइंस का हो, कॉमर्स का हो या फिर आर्ट्स का हो। आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। अगर आपने मेडिकल साइंस या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री ली हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आजकल बैंकिंग में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स ही आते हैं, चाहे बात क्लर्क पोस्ट की करें या फिर ऑफिसर्स की। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड चाहे तो आपको करियर को जल्दी मिलने के चांसेस है। प्रमोशन एग्जाम में इंजीनियर्स को कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो पहले सिर्फ फर्स्ट डिवीजन के डिग्री धारक ही अप्लाई कर सकते थे, परंतु अब कोई भी स्नातक इसमें अप्लाई कर सकता है। बैंक पीओ बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप टॉपर ही हो, कम मार्क्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये तो होगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो इसकी चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। रिटन एग्जाम होता है, प्रीलिम्स जिसे कहते हैं, दूसरा भी रिटन एग्जाम होता है उसे मेंस कहते हैं और तीसरा होता है पर्सनल इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, इसमें आपको सिर्फ पास होना आवश्यक है। प्रीलिम्स के मार्क्स मेंस एग्जाम में नहीं जोड़ते। प्रीलिम्स एग्जाम 1 घंटे का होता है। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस एग्जाम देना होता है। मेंस में टोटल 5 सेक्शंस होते हैं। पहला रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस, तीसरा इंग्लिश, फिर चौथा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इन चारों सेक्शंस के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसके बाद आपका 5वां सेक्शन इंग्लिश का होता है। यह एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और इसमें आपको एसे और लेटर लिखना होता है। इसकी समय सीमा मात्र 30 मिनट की होती है। एग्जाम देते समय आपको ध्यान रखना है कि हर गलत उत्तर पर 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं। इट मीन्स इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपको प्रश्नों का सही उत्तर पता हो तभी आपको आंसर देना चाहिए, वरना इसे स्किप करना ही बेहतर है। प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करने के बाद तीसरा और अंतिम चरण होता है इंटरव्यू। यह इंटरव्यू आईबीपीएस कंडक्ट करता है। इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स के आधार पर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनती है। अगर आपका नाम फाइनल लिस्ट में हो तो बधाई हो, आप पीओ बन चुके हैं। आपने जो भी मेहनत की थी प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनल इंटरव्यू के लिए, सारी मेहनत आपकी रंग लाई। अभी आप बैंक में एज अ पीओ ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें फैक्टर की जो पीओ के जॉब के लिए हमको आकर्षित करता है वह इसकी सैलरी। कोई भी गवर्नमेंट जॉब हम जब ज्वाइन करने की सोचते हैं जब हमारे पास ऑफर लेटर आता है तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वही होता है हमारे क्लिक से कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं पीओ को सैलरी कितनी मिलती है। यहाँ पे एक सैलरी स्लिप मैं आपको दिखाता हूँ, एक डमी सैलरी स्लिप पर एग्जैक्टली ऐसे ही होती है। ये न्यूली ज्वाइंट पीओ की, अगर कोई न्यूली ज्वाइंट पीओ मेट्रो सिटी में काम करता है तो उसे कितनी सैलरी मिलेगी। देखिए आप देख सकते हैं अर्निंग डिटेल्स में बेसिक पे 23,700 होता है पीओ का। फिर डीए उसमें मिलेगा, डीए लगभग 76% है। फिर उसके बाद स्पेशल अलाउंस, फिर एचआर है 8%, फिर सीसीए 875 रुपये। तो टोटल ग्रॉस होता है 47,687.59 रुपीज़। इसके अलावा डायरेक्शन डिटेल की अगर बात करें तो एनपीएस कटता है 4168 रुपीज़। अगर आप किसी यूनियन के मेंबर है तो उसके भी 200-300 रुपये महीने के कट सकते हैं। तो नेट सैलरी आपकी हो जाएगी 43,519 रुपीज़। इसमें ध्यान देने की एक बात है कि एचआर जो मैंने 8% यहाँ पे लिखा, अगर आप बैंक के क्वार्टर्स में रहते हैं या फिर कोई रेंटेड घर में रहते हैं और उसके लिए आप रीइंबर्समेंट लेते हैं बैंक से तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, अदरवाइज आप एचआरए के लिए एलिजिबल है। सैलरी के अलावा बहुत सारे अलाउंसेस है जो बैंक में दिए जाते हैं। ये जो पर्स जो होते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे अलाउंसेस अगर हम बात करें तो मैंडेटरी हेल्थ चेकअप मिलता है आपको 4,000 रुपये पर ईयर का। पर्सनल एक्सीडेंट कवर आपको 40 लाख तक कवर होता है। फिर लाइफ टर्म इंश्योरेंस है आपके लिए। पेट्रोल रीइंबर्समेंट आपको मिलता है 50 लीटर हर महीने। न्यूज़ पेपर अलाउंस मिलता है 2800 रुपये साल का। फिर देन रेसिडेंशियल अकोमोडेशन मिलता है आपको 20,000 रुपये पर मंथ। मुंबई के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मेट्रो सिटी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। रूरल में रहेंगे तो आपको पैसा कम मिलेगा और अगर आप रेसिडेंट अकोमोडेशन लेते हैं बैंक की तरफ से तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। एचआरए या एचआरआर दोनों में से कोई एक आपको लेना होता है। फिर हाउस मेंटेनेंस अलाउंसेज, फर्नीचर अलाउंस आपको मिलेगा 1,25,000 रुपये 10 साल में एक बार। ये 10 के की बात कर रहा हूँ, जैसे जैसा का प्रमोशन होता है ये अमाउंट बढ़ते जाता है। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, ब्रीफ के अलाउंस, टी एंड डी ए, अगर आप बैंक के काम से कहीं पर जाते हैं तो आने जाने का खर्चा, होटल में रहने का खर्चा,
खाने का पैसा, हर चीज़ आपको बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। क्लब मेंबरशिप, एलटीसी के लिए आप जा सकते हो, घूमने के लिए खुद जा सकते हैं, अपने परिवार को लेके जा सकते हैं, साल में 2 बार या फिर हाँ सॉरी 2 साल में 1 बार या फिर 4 साल में 1 बार होता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ बैंक पीओ को मिलती है। जैसे आप बैंक के एम्प्लॉय है तो आपको लोन में बहुत सारी सहूलियत मिलेगी, पेपर वर्क आपका कम हो जाएगा। आपको हाउसिंग लोन सिंपल इंटरेस्ट पे मिलता है। देन व्हीकल लोन भी बहुत सस्ते दामों पे मिलता है। उसके साथ साथ आपको बैंक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, स्टाफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो पर्सनल लोन की जैसे ही होती है, जिसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है और ये सिंपल इंटरेस्ट लगता है। इसके विपरीत अगर हम डिपॉजिट के बारे में बात करें तो बैंक स्टाफ को, बैंक एम्प्लॉय को 1% ज़्यादा डिपॉजिट पे रेट मिलता है। जैसे अगर कस्टमर के लिए कोई एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% चल रहा है तो बैंक के लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% हो जाएगा। अपने साथ साथ हम अपने फैमिली मेंबर के लिए भी अगर एफडी बनाते हैं तो उसमें भी हमको बेनिफिट मिलेगा। काफ़ी सारे अलाउंसेस है, काफ़ी सारे पर्स है बैंक पीओ के लिए। काम का जैसा प्रेशर है बैंक पीओ का, उसके साथ अलाउंसेस और पर्स भी दिए जाते हैं। अगर हम करियर ग्रोथ की बात करें कि करियर ग्रोथ कैसा है, हम लोग पीओ बनने के बाद कहाँ तक जा सकते हैं, सैलरी कैसा रहेगा, तो जनरली क्या होता है हर 3 साल में बैंक में प्रमोशन एग्जाम होती है। कई बैंक में 2 साल हो सकता है, कई बैंक में 4 साल होता है, और ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 3 साल जनरली प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं हम लोग। अगर स्केल 1 बनने के बाद हमारा दूसरा प्रमोशन जो होता है वो मैनेजर का होता है, उसे स्केल 2 कहते हैं, मतलब स्केल 2 मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर। यहाँ तक की जो रैंक्स होती है वो बैंक की खुद की होती है। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनता है वो गवर्नमेंट उसे सिलेक्ट करता है। मान लीजिए अगर आप एसबीआई में जनरल मैनेजर है और आपका प्रमोशन होता है, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हैं, तो आप पंजाब नेशनल बैंक के भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हैं। उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट रैंक होता है वो मैनेजिंग डायरेक्टर का होता है, जिसे हम चेयरमैन भी बोलते हैं। ये हाईएस्ट रैंक है। ये सब प्रमोशन आपको हर 3 साल में मिलते रहते हैं अगर आप एलिजिबल है तो। जनरली बैंक में जो प्रमोशन होता है एज कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट सेक्टर जॉब, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें प्रमोशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप 23-24 साल की उम्र में स्केल 1 एज अ मतलब पीओ ज्वाइन करते हैं बैंक में, तो हो सकता है आप रिटायर्ड होते होते बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन जाए। तो प्रमोशन के चांसेस काफ़ी है, बस आपको मेहनत करनी है, निरंतर मेहनत करनी है, डिसिप्लिन रखना है और काम का नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके अलावा तो कोई ऐसे स्पेशल एबिलिटी अगर हम बात करें तो आपका अपने अपने काम का जो नॉलेज है, मतलब हर फील्ड में अगर आपका नॉलेज रहता है और एज अ ब्रांच हेड भी आप काम करते हैं, धीरे धीरे हर बार जब भी प्रमोशन की एग्ज़ाम निकलती है प्रमोशन देते जाते हैं और पास होते जाते हैं। बैंक में प्रमोशन के लिए इंटरनल एग्जाम होते हैं, आपको इंटरनल एग्जाम क्रैक करना है और इंटरव्यू क्रैक करना है। दोनों में सिलेक्शन होने के बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा। करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, जैसे जैसे आपका करियर ग्रोथ रहेगा सैलरी भी आपकी बढ़ती रहेगी। जो अलाउंसेस की मैं बात की, अलाउंसेस में भी स्केल के साथ साथ जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है उसमें भी वृद्धि होती रहेगी। तो करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। अब बात करें कि इसमें अप्लाई कैसे करें। अगर आपको बैंक में अप्लाई करना है, चाहे बैंक पीओ की बात करें या बैंक क्लर्क की बात करें, तो आईबीपीएस के हाथों में सब कुछ होता है। आईबीपीएस इसके एग्जाम कंडक्ट करवाती है, हर साल में 2 बार इसकी वैकेंसीज निकलती है। मैंने यहाँ पे लिंक दिया है, उस लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं कि अगर कोई वैकेंसी अवेलेबल है तो आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कुछ फीस होती है, जनरल कैटेगरी के लिए अगर 500 रुपये होगी तो रिजर्व के लिए 250 या 150 रुपये कुछ फीस होगी उसकी। आप आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाके रेगुलरली चेक कर सकते हैं कि एग्जाम कब कब कंडक्ट करने वाला है। इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। पीओ बनने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है, सीट्स कम होती है, जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी टफ होते जा रहे हैं। इसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का लेवल बहुत टफ होते जा रहा है। आपको इस सब में अच्छी पकड़ हासिल होनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बैंक पीओ के बारे में कि बैंक पीओ की सैलरी कैसी होती है, क्या क्वालिफिकेशन है और कहाँ से आप एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पीओ से संबंधित या क्लर्क के संबंधित कोई भी अगर आपके डाउट्स हो या और कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसे आसान से शब्दों में आपको समझा सकूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।